जेई मेंस अप्रैल स्ट्रेटेजी के सेकंड पार्ट में तुम्हारा स्वागत है। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि हमें क्या करना है, एक्शनेबल प्लान कि कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को आगे लेकर के जाना है, जिससे जेई मेंस जनवरी में हम जहां खड़े थे उससे बहुत इंप्रूव करके जेई मेंस अप्रैल का रिजल्ट ले करके आ पाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। इसमें सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि आपको क्या करना है, एक्शनेबल प्लान। पार्ट 1 अगर तुमने नहीं देखा है तो उसे पहले देख लो, फिर इस पार्ट 2 को देखना, क्योंकि पार्ट 2 जो है वो तुम्हें एक्सेप्ट ही तब होगा जब तुमने पार्ट 1 देख रखा होगा। नहीं तो तुम्हें बहुत अजीब सी चीजें लगेंगी कि ये क्या है। तो ये पूरी वीडियो देख लोगे, कुछ असर नहीं होगा तुम्हारे ऊपर, फिर लगेगा कि ये भी एक ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो निकली जो कि काम नहीं कर पाएगी। तो पहले पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 पे आना। और अगर पार्ट 1 देख रखी है तो स्वागत है तुम्हारा कि बच्चा, जेई मेंस अप्रैल में 60 दिन बचे हैं। सबसे पहला कमिटमेंट तुमसे ये लेना चाहूंगा कि 60 दिनों तक तुम्हें 12 घंटे रोज के देने होंगे। 12 घंटे रोज के दोगे तो 720 आवर्स आपके स्टडी के मिलेंगे। इससे ज्यादा भी दे सकते हो, कैपेबिलिटी है तुम्हारे अंदर। लेकिन मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि अभी तक तुम एक ऐसे बच्चे हो जो बिल्कुल एवरेज स्टडिंग बच्चे थे। तो अभी धीरे धीरे, मान लो 7 घंटे पढ़ते थे तो 8 घंटे पे जाओगे, 9 घंटे पे जाओगे, लास्ट आते आते 15 घंटे पे पहुंच जाओगे। लेकिन मैं एवरेज एक मान के चल रहा हूं कि 12 घंटे 720 आवर्स के तुम्हारे पास स्टडी टाइम बची हुई है। इसी में तुम्हें सारी तैयारी करनी है। इसी में तुम्हें होली भी आएगी, सारी छुट्टियां भी आएंगी, उन सब को मैनेज करते हुए तुम्हें 720 घंटे इन 60 दिनों में निकालना होगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो पहला कमिटमेंट तुम्हारा ये कमेंट में आ जाना चाहिए कि भैया मैं 12 घंटे दूंगा। दूसरी बात, ये बच्चा, हमें बहुत स्मार्टली पढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि आईआईटी जेई के सिलेबस में टोटल अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को मिलाएं ना तो 100 चैप्टर्स आते हैं। और अगर 100 चैप्टर को आप 60 दिन में पूरा कर लोगे, ऐसे ख्याल मन में बिठाए बैठे हो, तो बड़ा गलत सोच रहे हो। ये नहीं हो पाएगा। क्लियर एंड कट कि पूरा सिलेबस 100 चैप्टर्स के आपको एकदम इफिशियंसी के साथ कि जेई मेंस के पेपर में आप सारा का सारा निकाल आओ, नहीं हो पाएगा। ये बहुत बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि पूरे के पूरे 100 चैप्टर को जानने की आपकी जरूरत है नहीं। होगा क्या, ये एक बच्चा जो 100 चैप्टर के पीछे भागेगा, उसका एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो उसका इस लेवल पे हो कि जेई मेंस में सवाल बन पाए। बहुत सारे होते हैं, तुम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई तो कोई चैप्टर की होगी, लेकिन जेई मेंस एग्जाम में गए तो उस चैप्टर से सवाल है तो बना नहीं पाए। क्यों? क्योंकि तुमने उस चैप्टर को ऊपर ऊपर से तैयार किया था। तो 100 चैप्टर 60 दिनों में होने इम्पॉसिबल है। अगर कोई कर पाएगा तो बहुत अच्छा बात है, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। अब जैसे वो समय आ गया है कि किसी को किसी भी चीज के करने से मैं रोक नहीं सकता, और रोकना भी नहीं चाहिए। ये बच्चे की उम्मीद तोड़ेगी। तो आपको अगर लगता है कि आप कर पाओगे तो कर लेना। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं एक स्मार्टर वे बताने आया हूं, जिससे कि बच्चा 60 दिनों के भीतर मैक्सिमम एफिशिएंसी से कैसे आगे निकल सकता है, जिससे कि वो बच्चे जो इस तरीके के स्ट्रैटेजी में घुस रहे हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर डालूंगा, उससे आगे निकल पाए, क्योंकि ये तो साइड में डूब ही जाएंगे। तो बच्चा, लास्ट तक वीडियो में बने रहना कि 60 दिनों में हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ मैक्सिमम रिजल्ट को इंप्रूव करना है। पास्ट ईयर्स के रिकॉर्ड को तोड़ना है कि 10 परसेंटाइल से ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती, नहीं, तुम्हारी होगी। अगले पॉइंट पे आते हैं कि अभी 3 टाइप्स के स्टूडेंट होंगे। एक जो 12th में पढ़ रहा है और पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, पुअर नहीं है, एवरेज है। दूसरा कि 12th में पढ़ रहा है और पढ़ाई में अच्छा है। और तीसरा ड्रॉपर। इसमें मैं अच्छा और बुरा नहीं बांट रहा, क्योंकि ये तो आपका आखिरी चांस है। तो अच्छे हो तो भी, बुरे हो तो भी, तुम्हें तो आईआईटीज करना ही है। पहले बात करते हैं 11th में जो पुअर बच्चे हैं, जिनकी अच्छी पढ़ाई नहीं। पुअर का क्राइटेरिया क्या होगा कि जिन्हें बोर्ड्स में भी 75% लाने के डर लग रहे हैं, और जिनका जेई मेंस जनवरी खराब जा चुका है, अच्छा नहीं गया। मैं उन्हें कहूंगा कि बोर्ड्स पर ही ध्यान दो और आईआईटीज जाने के लिए ड्रॉप ईयर में सोचना। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो बच्चा 75% क्रॉस करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है और जेई मेंस जनवरी उसका खराब हो गया है, वो जेई मेंस अप्रैल में कुछ इतना इंप्रूवमेंट कर पाएगा जो चमत्कारी सा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखते आया हूं, बहुत की उम्मीद टूटेगी, लेकिन झूठा उम्मीद देना बहुत बड़ा पाप होता है। मैं तुम सबको अपना भगवान मान के ये बता रहा हूं कि भगवान मेरे सामने स्टूडेंट रूप में आए हैं, तो मैं उनसे झूठ नहीं कह सकता। तो जब मुझे लगता है कि उन्हें बोर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए, तो मैं ये अंदर से मानता हूं कि सच में देना चाहिए। बोर्ड्स बचा लो पहले अपना, नहीं तो बोर्ड्स में ही अगर 75 के नीचे रह गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर इंप्रूवमेंट वगैरह के लफड़े में पड़ना, फिर ड्रॉप ईयर भी डूबता है बच्चे का। तो जिनके खराब हालत है 12th में, वो निकल जाओ। दूसरे आते हैं गुड, जिनको बोर्ड्स में दिक्कत नहीं है, बोर्ड्स निकाल लेंगे वो, और उनकी जेई मेंस जनवरी में भी खराब ही गई है, लेकिन
ठीक ठाक उन्होंने मेहनत कर रखी है, भले ही उसका मेहनत का रिजल्ट नहीं मिला, बट उन्होंने ठीक ठाक मेहनत कर रखी है और बोर्ड्स की उनको टेंशन नहीं है कि 75 आएगा या नहीं, वो मेहनत कर लेंगे तो उन्हें आ जाएगा, इतना कंफर्म है वो। तो एक बच्चे वो हो गए, और दूसरे हो गए ड्रॉपर। तो पहले 12th की बात करते हैं। तो बच्चा स्ट्रैटेजी किसी की भी अलग नहीं हो सकती कि 12th वालों के लिए यह स्ट्रैटेजी देनी है और ड्रॉपर के लिए यह स्ट्रैटेजी देनी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसमें आपको एक बेंचमार्क सेट किया गया है, अगर आप 12th के साथ हो तो उस बेंचमार्क को पार करो, आप सिलेक्ट हो जाओगे, ड्रॉपर हो तो उस बेंचमार्क को पार करो, आप सिलेक्ट हो जाओगे। अब मैं ये क्या अन्याय नहीं करूंगा कि ड्रॉपर से मैं इतना ज्यादा मेहनत करा दूं और 12th को बोलूं कि तू बोर्ड्स की भी कर ले और इतनी सी मेहनत कर ले और ड्रॉपर से आगे निकल जाएगा, नहीं होगा ना। तो काम तो आपको उतना ही करना पड़ेगा जितना एक ड्रॉपर बच्चा करेगा जिसको बोर्ड्स की टेंशन है नहीं। तो आपके लिए एक मशवरा है कि मैं जो भी आगे स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आपको बोर्ड्स के साथ उसे मैनेज करना पड़ेगा, काम उतना ही करना पड़ेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बोर्ड्स के एफर्ट को निकाल के और जो बाकी समय बचा उसमें अगर आप मेहनत करोगे तो सेम एफर्ट आ जाएंगे, सेम रिजल्ट आ जाएंगे जो एक ड्रॉपर बच्चे को पूरे टाइम मेहनत करके आएंगे। नहीं, आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चा, मैंने बोर्ड्स में कैसे परफॉर्म करना है उसके लिए वीडियो बना रखी है, तुम उसको जा करके देखो और इस स्ट्रैटेजी को उसके साथ साथ फॉलो करना। मतलब एक दिन में तुम मान लो 12 घंटे की पढ़ाई मैंने तुमसे मांगी है, तो 12 घंटे में 4 घंटे बोर्ड्स के लिए निकाल दो और 8-8 घंटे आईआईटीज के लिए निकाल दो, और ऐसे बांट करके तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा जरूर जेईई मेंस अप्रैल अच्छा हो जाएगा और बोर्ड्स भी बच जाएगा। बोर्ड्स में 4 घंटे की पढ़ाई के अलावा की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आपको 12 घंटे को ऐसे बाइफरकेट करना होगा, काम उतना ही करना है। और ड्रॉपर बच्चे, आपके लिए तो सारा का सारा काम ही है कि पूरे दिन बैठो, सुबह से शाम तक एक ही काम को करना है जो इस स्ट्रैटेजी में मैं बताने वाला हूं। हाँ, 12th वाले बच्चे जो अभी 4 घंटे बांट रहे हो, बोर्ड्स के बाद आप 12-12 घंटे पे आ जाना, हो सके तो 12 से ज्यादा बढ़ जाना। जो बोर्ड्स ने आपके 4-4 घंटे रोज के खींचे हैं ना, वो अगर 15-15 घंटे कर दोगे तो 3-3 घंटे करके आप कवर कर लोगे, लेकिन बोर्ड्स वालों बच्चों को बांटना तो पड़ेगा। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो गई। तो किन्हें बोर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए? फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट को। किन्हें आईआईटीज पे ध्यान देना चाहिए? इन दोनों कैटेगरीज वाले स्टूडेंट को। इनके लिए मैंने बता दिया और इनके लिए बता दिया। अब ऐसे कुछ बच्चे हैं जो एकदम जीरो पे बैठे हुए हैं, जिनको एक भी चैप्टर नहीं आता, मतलब अगर 75 क्वेश्चन थे तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ही बन पाए उनसे, तो उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप और भी एग्जामिनेशन के फॉर्म्स भरना चालू कर दो। आपने भरे ही होंगे, आप हर किसी को अपनी औकात पता होती है, तो आप भरना चालू कर दो। इंप्रूवमेंट की मैं उम्मीद दे रहा हूं कि इंप्रूव हो जाओगे, लेकिन एक सेफर साइड के लिए और भी फॉर्म्स आप भरना चालू कर दो। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं तो आप उसके लिए भी देख सकते हो। तो मैं ये वीडियो किसके लिए बना रहा हूं, अब ये सोचना, जो 95 परसेंटाइल के ऊपर जेईई मेंस जनवरी में ही हैं, उन्हें तो अब जेईई एडवांस्ड की पढ़ाई चालू करनी चाहिए। जेईई एडवांस के स्ट्रेटेजी में लेते आऊंगा। ये जो वीडियो है वो उनके लिए है जो 70 परसेंटाइल पे खड़े हैं, 60 परसेंटाइल पे खड़े हैं, 80 परसेंटाइल पे खड़े हैं, और वो जेईई मेंस अप्रैल में एक डिसेंट एनआईटी को सिक्योर कर लेना चाहते हैं, जो कि जेईई मेंस जनवरी में उनकी नहीं हो पाई है। तो मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं कि इस वीडियो को फॉलो करने वाला बच्चा एनआईटी सिक्योर कर लेना चाहिए। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई? 95 से 99 पे जिन्हें जाना है उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो अगर आपके जेईई मेंस जनवरी में 95 परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपके लिए नहीं है, आपको एडवांस्ड के लिए जो स्ट्रेटेजी मैं दूंगा उसको फॉलो करना चाहिए। ये सिर्फ उनके लिए है जो जेईई मेंस जनवरी के बाद अप्रैल में एनआईटी सिक्योर करना चाहते हैं एक अच्छे ब्रांच के साथ। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बढ़िया। तो अब एक एक स्टेप पे बात करते हैं। बड़ी छोटी सी स्ट्रेटेजी है, मैं एक लाइन में स्ट्रेटेजी बता दूं तो तुम्हें करना है सवाल करने हैं, सवालों से ही सीख पाओगे। लेकिन अब तुम्हें अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रेटेजी देनी होगी, जिससे कि आपको हर सब्जेक्ट में एक डिसेंट लेवल पे कमांड डेवलप हो पाए, जिससे कि आप जेईई मेंस अप्रैल में अच्छा स्कोर करके आ पाओ। आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने पढ़ने की कोशिश नहीं की होगी। जितनी तुमने मेहनत की है ना, उतने ही मेहनत में सिलेक्शन तुम्हारा हो जाता अगर तुम रैंडम नहीं रहते। तुमने रैंडम पढ़ाई की है कि वेव चैप्टर चालू करा, वेव पढ़ते पढ़ते आए, फिर किसी और चैप्टर का ख्याल आया वहां चले गए, वेव चैप्टर के लेक्चर कर लिए, सवाल करा नहीं, क्योंकि हमें लगा था कि थर्मोडायनेमिक्स का छूटा हुआ है तो वेव के लेक्चर कर लिया, अब थर्मोडायनेमिक्स पे जाते हैं, और वेव के सवाल करे नहीं, तो वेव का जो लेक्चर किया हुआ मेहनत है वो हमारा बर्बाद हो गया। तो इस तरीके से रैंडम पढ़ने के चक्कर में आपकी जनवरी बर्बाद हुई है। तो अप्रैल को अगर बचाना है तो बस उस रैंडम तरीके को ना सही लाइन पे लाना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग यह स्ट्रेटेजी बनाई गई है। तो आओ एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहली बात है, टेक अ पेपर एंड मेक अ लिस्ट। आप लोग 2 सालों से तैयारी कर रहे हो, कुछ तो करा होगा ना, कुछ थोड़ा बहुत ही करा होगा, ABCD ही जानते होगे
IIT JEE प्रिपरेशन के, तो एक पेपर लो, उसमें ऊपर में लिखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। गॉट इट। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो चैप्टर सबसे अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, टॉप से, कि सबसे अच्छा मेरा फिजिक्स में भैया ना मोशन इन 1D है, तो ठीक है मोशन इन 1D लिख लिया। उसके बाद भैया मोशन इन 2D भी मेरा बहुत अच्छे से है। उसके बाद ना इलेक्ट्रोस्टैट 12th के स्टार्ट में था, तो मैं जोश में था, तो मैंने पढ़ाई कर लिया, तो इलेक्ट्रोस्टैट भैया पढ़ा हुआ है। इस तरीके से आपको कम से कम 20 चैप्टर को सिलेक्ट करना है, जो आपने थोड़ा बहुत भी, उसके टॉपिक भी अगर आपसे बोले तो आपको समझ में आ। जैसे मैं बता रहा हूं, एसएचएम मैंने नाम लिया, और एसएचएम में मैंने कहा कि डैम्पिंग ऑक्सीलेशन। अब हो सकता है कि आपको डैम्पिंग के बारे में कुछ नहीं पता हो, लेकिन ये टर्म आपने सुना तो आपको फील हो गया कि अच्छा ये चैप्टर, इस चैप्टर में है ये टॉपिक। तो आपको ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि सबसे ऊपर में सबसे अच्छा आपका चैप्टर, फिर नीचे आते आते मान लो सबसे खराब आपका है थर्मोडायनेमिक्स मान लेते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स आपने सबसे नीचे लिख दिया, तो ये मान लो 20 चैप्टर तैयार हो गए। ठीक है, 20 नहीं हुए, 19 हुए, 18 हुए, 15 हुए, 15 तो मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद भी आपके कुछ चैप्टर बचेंगे, 10-15 ऐसे चैप्टर बच गए जो आपने बिल्कुल भी नहीं करा। ठीक है, उस पर भी आऊंगा। तो मान लो कि फिजिक्स में 15 चैप्टर ऐसे बच गए जिसको आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं, आपको ये भी नहीं याद कि वो आपके सिलेबस में है या नहीं। गॉट इट। केमिस्ट्री में भी आपने करा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल मिला करके आपने ऐसे, केमिस्ट्री में ज्यादा चैप्टर्स होते हैं छोटे छोटे, तो आपने इसमें मान लो 20 चैप्टर्स को सिलेक्ट कर लिया। मैथमेटिक्स में भी इस तरीके से आपने 20 चैप्टर्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक, तो करीबन आपके 60 चैप्टर, 55 चैप्टर, 50 चैप्टर ऐसे हाथ में आ गए। मान लो 60 चैप्टर्स आ गए। अब इसमें से हमने कुछ भी नहीं करा वाला चैप्टर ऊपर देखते हैं, तो मान लो केमिस्ट्री में 20 चैप्टर आ गए जिसमें हमने कुछ नहीं करा, ऐसे होंगे नहीं, बट क्योंकि आप ये पहले स्लाइड में कंफर्म करके आए हो कि आप 75 से ऊपर ला रहे हो, तो 75 से ऊपर आने का मतलब है कि आपने थोड़ा बहुत तो देख ही रहा है उन चैप्टर्स को, देख ही लिया है उन चैप्टर्स को। मैथमेटिक्स में मान लो 10 चैप्टर ऐसे आ गए जिनको आपने कुछ नहीं पढ़ा, आता ही नहीं, कुछ नाम ही नहीं सुना भैया। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर हो गए, मान लो 40 चैप्टर हो गए। तो 40 चैप्टर हमें कुछ नहीं आता, और 60 चैप्टर में हमें थोड़ा बहुत आता है, नाम वाम सुन रखा है। क्या ये बाइफरकेशन हम कर लेंगे? तो पहले आपको ये करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि एक नॉर्मल जो बच्चा है ना, वो इसको लेकर के पैनिक होता रहेगा कि पहले ना इस 40 को मैं जान लूं थोड़ा बहुत, ताकि मुझे एक फील आ जाए कि सिलेबस कंप्लीट हुआ। नहीं, ये गलत तरीका है। आपको 60 को पहले इतना स्ट्रांग कर लेना है बच्चा कि जेईई मेंस अप्रैल में अगर इन 60 चैप्टर में से कुछ भी आता है तो आप उसे बना करके आ पाओगे। दो तरीके होते हैं, एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं कि एक ने घर में बोरवेल के लिए गड्ढा करा, मोटर लगाने को, पानी टंकी में चढ़ाना था तो उसके लिए गड्ढा करा, 4 फीट करा, और दूसरे ने भी 4 फीट करा, और इसने कुछ नहीं कर रखा इस जमीन पे यहां पे। ठीक है, तो एक स्मार्ट तरीका क्या होगा, इस 4 फीट वाले को ही थोड़ा सा और गहरा कर देते हैं और यहां से पानी निकाल लेंगे, या फिर बिल्कुल नए जगह पे जाओगे। अगर आपके पास 2 साल का टाइम होता तो आप नए जगह पे भी खोद लेते और नए जगह पे भी पानी निकाल लेते, लेकिन इसको पहले कंफर्म कर लो अगर टाइम लिमिटेड है तो। जेईई में जनवरी में बच्चे क्यों डूबे हैं? क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं सारा कुछ कर लूंगा, और जो सारा कुछ करने जाते हैं ना वो कुछ नहीं कर पाते। 2 साल पहले जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी बच्चों को देते हैं, लेकिन 2 साल वाली फॉलो नहीं कर पाए आप, कोई बात नहीं, गिल्ट में मत रहना, गिल्ट और पीछे ले जाएगा तुम्हें, कुछ नहीं हुआ, सब बचाया जा सकता है, बस मेरी बात सुनो। तो 2 साल के पहले की स्ट्रैटेजी कुछ और होती है, उसमें तो हम कहेंगे कि 100 में 100 करना है तुम्हें चैप्टर और सारे अच्छे से करने हैं। लेकिन अभी सबसे स्मार्ट तरीका होगा कि इन 60 पे जिस पे तुमने थोड़े बहुत हाथ लगा रखे हैं उसको पहले स्ट्रांग कर लो, उसके बाद समय बचेगा तो मैं इन 40 में भी तुमसे हाथ लगवाऊंगा। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं ना, इन 60 को भी पूरी तरह से करने के लिए 60 दिन इनएफिशिएंट है। तुम में से कोई ही बच्चा होगा जो पूरी जान लगा करके जो चैप्टर उन्हें थोड़े बहुत ही पढ़े हुए हैं ना, उसे वो तगड़ा कर ले जाएगा और वो जेईई मेंस अप्रैल में अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। मैं कहता हूं ना हमेशा कि 10 चैप्टर एवरेज लेवल पे अगर किसी बच्चे ने कर रखा है, और एक बच्चा है जिसने 5 चैप्टर ही बहुत अच्छे लेवल पे कर रखा है कि 5 से 5 आएंगे तो मैं 5 सवाल बनाऊंगा, ये बच्चा जीत जाएगा, क्योंकि इसने अच्छे से तैयारी करी है, इसने सरफेस लेवल पे तैयारी करी है। तो पहली बात क्लियर हुई कि आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें से आपको चैप्टर डिसाइड करने हैं। आप एक जोड़ सकते हो कि अच्छा इस चैप्टर के बारे में कंफर्टेबल हो जाऊंगा, तो ठीक है एक और जोड़ लिया। ऐसे आपको लिस्ट बनाना है जो आपने देख रखे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या इतनी बात मेरी क्लियर हुई? हाँ भैया क्लियर हो गई। 40 को भी मैं छुड़वाऊंगा नहीं, अगर काम करोगे कंप्लीट करके आगे वक्त से पहले तो मुझसे पूछना कि भैया मैंने 60 चैप्टर जो आपने सिलेक्ट करने को बोले थे वो मैंने कर लिए हैं, अब बताओ कि आगे वाले चैप्टर को कैसे प्रोसीड करूं, वो मैं बता दूंगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाऊंगा आगे तक। लेकिन पहला स्टेप है कि तुम्हें जो आता है उसे पक्का कर लो। वह है ना कि एक बारूद का ढेर अगर जमीन पे फैला दो तो भुप धुआं करके उड़ जाएगा, लेकिन उसी थोड़े से बारूद को ना टाइट करके बांधो, बहुत बड़ा धमाका होता है।
तो 100 चैप्टर के बारूद को जमीन पे रैंडम फैला दो, कुछ थोड़ा सा इसमें से आता, थोड़ा इसमें से आता, थोड़ा उसमें से आता, जेईई मेंस के एक भी सवाल नहीं हिलेंगे और एडवांस में और दिक्कत होगी। लेकिन वो बच्चा जो 60 चैप्टर के बारूद को एकदम टाइट बांधेगा, उसका जेईई मेंस अप्रैल तो एनआईटी सिक्योर होगा ही और एडवांस में भी मदद मिलेगी बहुत तगड़ा, क्योंकि फाइनल तो टारगेट हमारा आईआईटी है ना। तो उसके लिए भी मैं सोच के थोड़ा चल रहा हूँ कि बच्चे को इसी स्ट्रैटेजी के बेस पे अप्रैल में फिर बताऊंगा कि एडवांस में कैसे बढ़ना है हमें। लेकिन अभी 60 की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना होगा तुम्हें। गॉट इट। अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि किस चैप्टर में कैसे पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रहने देते हैं, पहले फिजिक्स की बात करते हैं। केमिस्ट्री में थोड़ा सा डेप्थ में हमें जाना होगा। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में वही चीज जो मैं पिछले बार बोला था वही कहूंगा कि फिजिक्स में तुम्हें उन 20 चैप्टर जो तुमने सिलेक्ट कर रखे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबसे ऊपर सबसे बढ़िया, फिर नीचे खराब खराब खराब, उसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज बचा सकती है। फिजिक्स में बहुत बच्चों को बचाती है और जनवरी में जो भी बच्चे 2 महीने पहले से स्टार्ट कर चुके थे उनको फायदा हुआ है। तुमने नहीं स्टार्ट करा इसलिए नहीं हुआ, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। मैं इतना श्योर हूं कि जिन बच्चों ने पिछले वाली वीडियो में जो मैंने जेईई में जनवरी से 2 महीने पहले बनाए थे, जिसमें मैंने कहा था कि इन 2 महीनों तक मैं 25 के लिए कोई कंटेंट नहीं दूंगा, और मैंने नहीं दिया था, उसमें जो मैंने बताई थी उस वीडियो को जिसने फॉलो करा होगा उनका सब्जेक्ट सुधरा है। ऐसा एक भी बच्चा नहीं है। हाँ, तुम एग्जाम्पल मत ढूंढने लगना, तुम अपने में झांको, क्या तुमने उसे फॉलो करा था? अगर करा था तो तुम्हें इंप्रूवमेंट हुआ है, और नहीं करा था तो फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि फिजिक्स में तुमने 20 के टॉपिक सिलेक्ट कर लिए चैप्टर्स, अब उसमें तुम्हें एक एक चैप्टर को स्टार्ट करना है। पहला चैप्टर उठाना है, उसको शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम्हें शॉर्ट नोट से वो समझ में आ जाएगी, एक आइडिया लगेगा कि ये टॉपिक्स है। ठीक है, एक बार शॉर्ट नोट से पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया, पढ़ लिया, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको करना है रीड शॉर्ट नोट्स। कहां से मिलेंगे शॉर्ट नोट्स? मैंने टेलीग्राम पे फ्री में दे रखे हैं। तो रीड शॉर्ट नोट्स। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा कि तुम्हें समझ में आएगा, नहीं, मैं बस पढ़ने को बोल रहा हूं। जैसे कुछ चीज ऐसे कहानियों की तरह रट लेते हो ना, वैसे पढ़ लेना बस एक बार। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे में हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमें पीवाईक्यू की किताब उठानी है। अब तुम्हारे मन में ना तुरंत एक नकार वाली भाव आ जाएगी, नेगेशन वाली, कि सिर्फ पीवाईक्यू से थोड़ी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन भैया एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ये सेकंड स्टेप बताने से पहले बता रहा हूं, एक बात जिंदगी में याद रखना कि जब सीढ़ी चढ़ रहे हो ना, ठीक है, तो जब इस सीढ़ी पे हो ना, तो आपको दूसरे सीढ़ी पे जाने के लिए सामने एक लैडर दिखेगा। लेकिन बच्चा इस सीढ़ी पे नहीं चढ़ता, क्योंकि उसका मानना ये होता है, उसके मन में ये चल रहा होता है कि ये सीढ़ी तो यही खत्म हो जा रही है, मेरा टारगेट तो ये है ना, तो ये सीढ़ी तो यही खत्म हो जा रही है, तो यहां से यहां तक जाऊंगा कैसे? तो मैं तो यहीं पे रुका रहूंगा, यहीं पे रुकना है मुझे भैया, यहां से हिलूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं हिलूंगा। जबकि अगर कोई बच्चा यहां से यहां चढ़ जाता तो उसको यहां पे सीढ़ी दिखती एक रखी हुई, तो यहां से यहां जा रही थी। लेकिन इस बच्चे को, जो एक लूजर बच्चा है, उसे चाहिए कि जमीन से जुड़ करके एकदम आसमान वाली सीढ़ी चाहिए। मैं कहता हूं कि जिस सीढ़ी पे तुम हो उससे जस्ट आगे वाली सीढ़ी का सोचना, बिल्कुल उसके आगे मुझे जिंदगी में सोचना ही नहीं है। तुम्हारे पास, मैंने कहा कि पीवाईक्यू की किताब या पीवाईक्यू की पीडीएफ जो भी है तुम्हारे पास, तो बहुत सारे बच्चे के मन में आएंगे, भैया कुछ सवाल तो पीवाईक्यू से पहले भी आते हैं, क्या तुम्हारी उतनी कैपेबिलिटी है कि पीवाईक्यू के अंदर जितनी भी सवाल आ जाते हैं तुम बना पाते हो? अगर बना पाते हो तो तुम 95 परसेंटाइल के ऊपर रहते, क्योंकि जेई के पेपर में आज भी वही सवाल पूछे गए हैं जो पीवाईक्यूज में पहले पूछे जा चुके हैं, सवाल नहीं, कॉन्सेप्चुअली। तो अगर आप पीवाईक्यू के सवाल पे कमांड करके जाते तो कॉन्सेप्ट पे कमांड होती आपकी, और आप जेई में जनवरी में 95 के प्लस होते। तो आप जिस सीढ़ी पे हो ना उसके जस्ट आगे वाली सीढ़ी का सोचो, पूरा फाइनल आपको सोचना ही नहीं है, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि आप एक कदम भी नहीं पढ़ा पाओगे। अब वीडियो खत्म होते होते देखना अपनी फीलिंग, अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ गई कि ये तो मुझे आईआईटी में रैंक 1 की उम्मीद नहीं देता ये वाली स्ट्रेटेजी, तो आप इसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, आप अगर जानोगे कि अच्छा मेरी तो हालत एकदम खराब है, तो मैं यहां से इंप्रूव करके यहां भैया जो पहुंचाना चाह रहे हैं जेईई मेंस अप्रैल तक, वहां तक पहुंच जाता हूं, फिर वहां से भैया मुझे उठा देंगे, मैं उठाऊंगा ना, मैं भागा जा रहा हूं, मैं यहां रुका रहूंगा। लेकिन तुम फॉलो नहीं कर पाओगे अगर तुम पूरी दुनिया आगे तक का एकदम क्लियरिटी देखोगे। ठीक है, तो पीवाईक्यू बुक तुम्हें लेने हैं, दिमाग से निकाल दो कि पीवाईक्यू से बाहर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तुम्हारा जितना लेवल है तुम पीवाईक्यू करके भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करोगे, पीवाईक्यू से बाहर चीजें नहीं आ रही। ठीक, तो तुम्हें
टॉपिक वाइज का, आजकल जनरली सारे पीवाईक्यू की किताब टॉपिक वाइज आते हैं, तुमने ले भी रखी होगी। टॉपिक वाइज वाले, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वाले पीवाईक्यू की किताब खरीदी। अब उसमें जो हमने इस 20 लिस्ट में जो सबसे टॉप पे चैप्टर रखा था उसे यहां पे अपने सुंदर से नई कॉपी में हेडिंग दिया। मान लो कि मोशन इन 1D, ठीक है। अब एक दिन में हमें पर सब्जेक्ट के कितने सवालों के टारगेट लेके चलने हैं वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। तो एक दिन में आपको फिजिक्स के 50 सवाल करने हैं, ठीक है। तो 50 सवाल करोगे तो 60 दिनों में कितने हो जाएंगे? 3000 सवाल। बहुत होते हैं, लेकिन 50 सवाल भी नहीं कर पाएंगे। बच्चे को लग रहा होगा कि अभी 100 सवाल कर लेंगे, नहीं, 50 सवाल ही करने। 50 से ना एक ज्यादा ना एक कम। तो अब हमने मोशन इन 1D का 50 सवाल सिलेक्ट किया। अब उस पर हमने लगाना चालू करा पीवाईक्यू मेथड। जग जाहिर मेथड है फिजिक्स में ही, सिर्फ ये जनरलाइज नहीं कर रहा, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अलग अलग बताऊंगा। तो फिजिक्स में आपको पीवाईक्यू मेथड लगाना है। पीवाईक्यू मेथड क्या है, पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, वहां जाओ, उससे सीख लो। पीवाईक्यू मेथड के अलावा तुम्हारा कोई तरीका नहीं है फिजिक्स में जान बचाने का, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी कर लो, ट्राई कर लो। अब समय तो ट्राई करने का है नहीं ना। मैं उम्मीद करता हूं कि जनवरी से पहले तुमने सारा कुछ ट्राई कर रखा होगा। तो इसमें आपको पीवाईक्यू मेथड लगाना है। और पीवाईक्यू मेथड में कैसे हम टॉपिक को सीखते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे को सवाल आता है जो उन्हें ऑब्वियस लगता है कि ये तो समझ, यही तो सवाल है। उन्हें क्या लगता है, उनका सबसे पहला कमेंट आएगा कि भैया मैंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं तो पीवाईक्यू मेथड कैसे लगेगा। मतलब बच्चे के मन में ये थॉट होता है कि पहले थ्योरी फिर सवाल। ये ना एकदम ऐसे हार्ड आयरन बन चुका है उनके मन में कि पहले थ्योरी फिर सवाल। जिंदगी में कुछ भी होगा पहले थ्योरी फिर सवाल। थ्योरी के बाद सवाल आते तो हैं, कर लेते तो 2 साल में सिलेक्शन हो जाता। तुम अभी भी ट्राई करोगे ना, तुम्हारे साथ पता है क्या होगा, थ्योरी पढ़ोगे, सवाल पे जैसे ही जाने का टाइम आएगा तुम्हारे मन में आएगा ये वाली थ्योरी छुटी हुई है, इसको पढ़ लेता हूं। फिर वो थ्योरी, फिर थ्योरी का तो पूरा एक लाइन बन जाएगा, सवाल का पूरा लाइन गैप में रहेगा, कुछ नहीं करोगे। सबसे बेहतर तरीका होता है सवालों से थ्योरी को सीखना। पैनिक नहीं होना, तुम्हें एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। जो एंजाइटी को अपने कंट्रोल करके करेगा वही सफल होगा। तो फिजिक्स के लिए क्या करना है, इस ऑर्डर में हमें चलना है। स्टेप 1, शॉर्ट नोट्स को पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, पढ़ लिया। उसके बाद हमने टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की किताब ली या पीडीएफ लिया, कहीं से भी जुगाड़ कर लो यार, इतने सारे प्लेटफॉर्म से, वो लिया। उसमें जो सबसे टॉप में लिस्ट था उसको करा। उससे 50 सवाल एक दिन के सिलेक्ट करे। 50 सवाल में पीवाईक्यू मेथड लगा दिया। पहले दिन की पढ़ाई समाप्त। गॉट इट। फिर अगले दिन होगा, तो अगर हमें मोशन इन 1D में 50 और सवाल लगाने हैं तो 50 और सवाल लगा लिए। तो मोशन इन 1D के 100 सवाल हमने लगा लिए। आप आगे बढ़ा सकते हो, और 60 सवाल करने, 70 सवाल करने तो बढ़ा सकते हो, मैं रोक नहीं रहा किसी को, लेकिन इससे कम पे मत जाना। मैक्सिमम बच्चे ना शुरुआत के 7-8 दिन पढ़ते हैं। 60 दिन तो बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। 60 दिन में तो राजा हो जाए कोई इंसान, होता नहीं है ना। होने को कुछ भी हो सकता है, होता नहीं है। और जो होता है उस पर हमें बात करनी है। तो आपको फिर 50 सवाल करने हैं, सो जाना है मस्त। दूसरे सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स में एक दिन में आपका इतना होना चाहिए। और आपको अगले 60 दिनों तक यही करना है। जिस दिन आपके ये 20 जो आपने पेपर पे लिख रखे थे वो कंप्लीट हो जाए तो फिर मुझे कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगा कि फिर आगे वाले 40 चैप्टर का क्या करना है। उसके लिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के बचाऊंगा ना, लेकिन तुम ये करके तो आओ जो तुम्हें, क्योंकि मेरा मकसद यह है कि जो तुमने पढ़ रखा है उसी का इस्तेमाल करके अप्रैल में निकालूं तुम्हें। डूबते हुए व्यक्ति को तैरना नहीं सिखाया जाता, डूबते हुए व्यक्ति को ना जुगाड़ लगा के बचाया जा सकता है। वो एक कहानी है ना कि जैसे कोई व्यक्ति नाव से गिर के डूब रहा है, तो अब मैं उससे कहूं कि तू ना ये टायर पकड़ ले, इससे तैर जाएगा। तो अब जो दूर खड़ा है जिसे पता नहीं कि बच्चा डूब रहा है, उसे ये लगेगा कि टायर से कोई नदी पे तैर थोड़ी सकता है। उसे ये पता नहीं कि डूबते हुए को मैं टायर दे रहा हूं। जो संभल के जो 2 साल पहले मुझसे आते उसे भी मैं नाव पे ही तैरने को कहता, नाव पे ही चलो। लेकिन अभी वो बच्चा डूब रहा है, तुम्हारी हालत डूबने वाली है। ये जो मेथड है ना, ये नॉर्मल मेथड नहीं है कि सबको ऐसे बताएंगे। मैं बिल्कुल ना कहूं 2 साल पहले बच्चा की फॉलो करे पीवाईक्यू मेथड, लेकिन अभी तुम डूब रहे हो और इससे अलावा तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। हाँ, तुम्हें अच्छा क्या लगेगा सुनने में कि कोई तुम्हें नाव बनाना बता रहा है, थ्योरी क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन करना बता रहा है। कितना थ्योरी क्वेश्चन कर लोगे, करके देखो ना। तो फिजिक्स में आपको ये करना है। मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं।
मैथमेटिक्स में सेम चीज, बस थोड़ा सा डिफरेंस, क्योंकि मैथमेटिक्स रैंक डिसाइडिंग अभी भी है। तो मैं चाहता हूं कि तुम 98 99 तक पहुंच ही जाओ अप्रैल में। तो मैथमेटिक्स में थोड़ा एफर्ट पुट करना है, उसके लिए मैं बताता हूं कि सिंपली तुमने भी इसमें 20 टॉपिक्स ऐसे लिख लिए कॉपी पे, गॉट इट, ऊपर से आसान की तरफ। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसे नहीं आता होगा, बड़ी बेसिक सी है ना। लिमिट्स किसे नहीं आता होगा, बड़ी बेसिक सी है। तो ऐसे तो होंगे इन चैप्टर, तुमने एक सीक्वेंस बना लिया। पहला चैप्टर कॉपी, हेडिंग मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, इसका तो और समझ में नहीं आएगा बट पढ़ लिए, ठीक है। थर्ड पीवाईक्यू की किताब खोली। फोर्थ 70 क्वेश्चंस उसमें से निकाले, पीवाईक्यू में 70 क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिफ्थ पीवाईक्यू मेथड लगा दिया। मैथमेटिक्स में बच्चों को पीवाईक्यू मेथड लगाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो ना उस सवाल में आए हुए दिक्कत को नहीं समझ करके वो वही वाली चीज करने लगते हैं। जैसे सवाल में भी तो ऐसा होता है ना कि सीढ़ियों वाली चीज है, ठीक है। तो इस सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स आया, तो मैंने पीवाईक्यू मेथड में क्या कह रखा है कि जिस सवाल में तुम्हें जो दिक्कत है बस वही पढ़ना है। तो फॉर्मूला हमने वहां पे पढ़ लिया। लेकिन बच्चा जब सम ऑफ रूट सीखता है तो उसके दिमाग में तो होता है चैप्टर की मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पढ़ा था, और ये सवाल तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता नहीं रही, क्या मैंने गलती कर दी पीवाईक्यू मेथड लगा के। अबे गधे, आगे सवाल आएगा पीवाईक्यू मेथड में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे, वहां पे वो सीख लेना। तूने यहीं पे खड़ा होकर सम ऑफ रूट्स तो सीख ही नहीं रहा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के चक्कर में यहां का सपना देख करके ये भी गवा रहा है। एक एक स्टेप, जो एक एक स्टेप चलना जानते हैं ना, वो पहुंच जाते हैं मंजिल तक। लेकिन जो सोचते हैं कि एक ही स्टेप में मैं यहां से यहां मंजिल पहुंच जाऊं, वो कहीं नहीं पहुंच पाते, वो घर से ही नहीं निकलते। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के सपने में चलेंगे ना, वो सम ऑफ रूट्स भी लास्ट में गलत करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ये हर बार हुआ है। कैसे कर लोगे? तो ये आपको करना है, सिंपल सी चीज है, 70 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इसमें सवाल बढ़ाने होंगे। मैथमेटिक्स आज भी रैंक डिसाइडिंग है। फिजिक्स केमिस्ट्री से आप कट ऑफ क्रॉस कर पाओगे, रैंक जो अच्छा आएगा ना वो मैथमेटिक्स में कम से कम अगर 18 19 20 सवाल नहीं कर पाओगे ना तो नहीं आएगा। और अप्रैल की बात है, वहां तो और तगड़ा कंपटीशन होगा। अगर फर्स्ट वीडियो देख रखी है तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तो ये होगी मैथमेटिक्स की बात, क्लियर। अभी सब्जेक्ट कैसे चलना है, टेस्ट वेस्ट की बात करूंगा, अभी सब्जेक्ट पे पहले चलता हूं। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरुआत के 3 चैप्टर के बारे में मेरी सुनो। जीओसी 1 जिसे नॉर्मली जीओसी कहते हैं बच्चे, जीओसी 2 यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म, और फिर आइसोमेरिज्म। ये 3 चैप्टर है, ठीक। अब इन तीनों को आपको पीवाईक्यू मेथड से नहीं करना है। क्या करना है मैं बताता हूं। जीओसी का 1 शॉट उठाओगे, रिएक्शन मैकेनिज्म का 1 शॉट उठाओगे, तो अच्छा खासा, और लेंथ थोड़ा बड़ा देखना क्योंकि कुछ छूट ना जाए, और आइसोमेरिज्म का 1 शॉट उठाओगे। छूट ना जाए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बच्चा इन 3 चैप्टर पे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फाउंडेशन टिकी हुई है, ठीक है। तो आपको अब आधे बच्चे तो यहीं फैल गए होंगे कि भैया 1 शॉट आपने तो इतनी वो करी थी। मैं 1 शॉट के कभी खिलाफ नहीं था, मैं गलत टाइम पे 1 शॉट के यूज करने पे था कि एक एक दिन अगर आप एक एक चैप्टर करोगे तो कुछ रिटेन नहीं होगा। तो मेरी हमेशा प्रॉब्लम 1 शॉट से नहीं रही है, क्योंकि बैकलॉग रिमूवल वीडियो में तुम जाकर के देखोगे तो उसमें मैंने तरीका ही बताया 1 शॉट से। तो मेरी दिक्कत 1 शॉट से नहीं है, मेरी दिक्कत ह्यूमन ब्रेन से है जो इतना रिटेन नहीं कर पाएगा। तो बच्चा जो 30 दिन में 30 चैप्टर का 1 शॉट देख रहा है, वो उतनी ही मेहनत में अगर 30 दिन में 10 चैप्टर करता तो उसका सिलेक्शन थोड़ा बेहतर होता। समझ रहे मेरी बात को? तो इन तीनों का 1 शॉट उठाना है, लेकिन इसमें कैच क्या है कि मान लो एक संडे मैंने इसको दे दिया 1 शॉट को, मान लो 8 घंटे का जीओसी का 1 शॉट था, ठीक है। तो इसको मैंने दे दिया, अब 12 घंटे जो संडे को मुझे पढ़ना था उसमें से 8 घंटे का मैंने जीओसी देख लिया, क्लियर। अब इसका क्या करा कि अगले 6 दिनों तक मैं ऑर्गेनिक के इस जीओसी का पीवाईक्यू प्रैक्टिस करूंगा, बस, और कुछ नहीं करूंगा। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करूंगा जिससे कि जीओसी मेरे दिमाग में बैठ जाए, ये 1 शॉट वाली चीज। फिर अगले संडे को मैं रिएक्शन मैकेनिज्म करूंगा, फिर अगले संडे को मैं आइसोमेरिज्म करूंगा। तो 21 दिन यानी 3 हफ्ते तुम्हें इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने में देने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर ये तीनों चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गए ना तो अगले सारे चैप्टर्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उनमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। आगे के जितने भी चैप्टर्स होते हैं ना, चाहे अल्कोहल फिनॉल ले लो, अल्डिहाइड ले लो, ये सारे जो चैप्टर होते हैं ये खास खास केमिकल्स में इन तीनों चैप्टर्स के एप्लीकेशन होते हैं। कि अल्कोहल फिनॉल ईथर लोगे तो उसमें भैया जीओसी कैसे अप्लाई होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे अप्लाई होता है, और आइसोमेरिज्म कैसे अप्लाई होता है। इन्हीं 3 टॉपिक को अलग अलग केमिकल के साथ पढ़ पढ़ के हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाते हैं। जिस व्यक्ति का ये 3 चैप्टर हिला हुआ रहता है ना, वो कभी नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं।
आगे ऑर्गेनिक कितनी भी ट्रिक्स लगा लो, कितने भी रिएक्शन रट लो, कुछ नहीं होगा। तो 21 दिन तुम्हें इन 3 चैप्टर को मजबूत करने में देने हैं। ठीक, क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई? तो केमिस्ट्री में सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि इन 3 चैप्टर को उठाना है। संडे को मैंने वन शॉट से कवर कर लिया। अब रोज के 12 घंटे में जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स कर लेंगे, फिजिक्स मैथमेटिक्स तो करना ही है। केमिस्ट्री वाले सेक्शन में मान लो केमिस्ट्री के लिए हमें 5 घंटे बचे, 7 घंटे फिजिक्स और मैथमेटिक्स ले गए, तो 5 घंटे बचे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि 3 घंटे या 2 घंटे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यू को दे देंगे। तो संडे को हमने वन शॉट करा है उसके, बाकी जो 3 घंटे उसमें हम आईओसी और पीसी पे आते हैं। ठीक है, लेकिन इतने में हमें ये करना है। उसके बाद आपको जो आगे के चैप्टर्स हैं उसके लिए पीवाईक्यू मेथड लगाने की कोशिश करनी है और वो आपसे लग जाएगा। लेकिन फिर वही बात, सीढ़ी वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। जिस सीढ़ी पे हो उस पे आने वाली दिक्कतों को सीखेंगे, फिर अगली सीढ़ी पे जाएंगे। इस सीढ़ी पे आने वाली दिक्कत तुम्हें आगे आने वाली सीढ़ियों के बारे में बताएगी, हम सुनेंगे नहीं। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई? गॉट इट, बढ़िया। आईओसी की बात करते हैं। आईओसी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, तो हमें रोज का अगले 60 दिनों तक 60 गुने 1.5 कितना हो गया? 90 घंटे तुम्हारे पास हैं इनऑर्गेनिक करने को। क्या करना है? एनसीईआरटी की किताब उठानी है। एनसीईआरटी को रोज के आपको 1 घंटे रीडिंग लगानी है। अब रीडिंग कौन से चैप्टर को करना है? तो जो मैंने 20 लिस्ट बनाने को कहा था उसमें से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा सारा होना चाहिए। इसमें से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है, तो तुम ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करोगे और पढ़ना वहां से स्टार्ट करो। तुमने केमिकल बॉन्डिंग पहले पढ़ रखा या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो लिस्ट वाला फॉर्मूला है वो नहीं लगाना है। तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने ये थोड़ी तुमसे पूछा कि तुमने जीओसी कर रखी है या नहीं, या रिएक्शन मैकेनिज्म कर रखा है या नहीं, या आइसोमेरिज्म कर रखा है या नहीं। मैंने ये फिक्स कर दिया चैप्टर कि ये तीनों तुम्हें करने ही हैं। उसी तरीके से इनऑर्गेनिक में कह रहा हूं कि उस लिस्ट को केमिस्ट्री वाले को हटाओ, उसे फिजिकल केमिस्ट्री में लगाएंगे। आईओसी तुम्हें पूरा का पूरा एनसीईआरटी से अगले 60 दिनों में पढ़ना है। अब क्या करना है मैं सुनो। 1 घंटे आपको रीडिंग देनी है एनसीईआरटी को, जितनी मैक्सिमम रिटेंशन के साथ दे सकते हो। लिखने विखने के ज्यादा झंझट में मत रहना, इनऑर्गेनिक को पढ़ लेना है। ठीक है, अगले 30 मिनट मैं इनऑर्गेनिक का पीवाईक्यू खोलूंगा और उस इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यू को मैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक का पीवाईक्यू तो ऐसे झटझट टिक वाले होते हैं, तो मैं टिक लगाऊंगा। जो नहीं समझ में आएगा उसको समझने की कोशिश करूंगा उसी जगह पे। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई? तो उसी जगह पे जब हमने समझ लिया तो उसे अपने दिमाग में रखने की कोशिश करूंगा। थोड़ा स्ट्रगल करूंगा, थोड़ी रखने में दिक्कत होगी, लेकिन क्या करोगे, जंग बड़ी लड़नी है ना, तो स्ट्रगल तो झेलना ही पड़ेगा। तो उस 30 मिनट में इनऑर्गेनिक की हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी कह सकते हैं वो करेंगे। इसके अलावा इनऑर्गेनिक को टाइम देना वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि याद है तो टिक करोगे एग्जाम में, नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम इसमें इतना ज्यादा एफर्ट ना दे दें कि बाकी सब्जेक्ट गड़बड़ हो जाए। ठीक, क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो इनऑर्गेनिक में आपको ये करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऊपर वाला, जो सबसे अच्छे से आपको आता है, या नहीं भी आता तो उसके बारे में सुन रखा है, मतलब कि उस लिस्ट में जो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे टॉप चैप्टर है उसमें आपको पीवाईक्यू मेथड लगा देना है। तो अब जो बच्चे कहते थे कि भैया ऑर्गेनिक पीवाईक्यू मेथड से नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, उसका रीजन था ये 3 चैप्टर। तो ये 3 चैप्टर आपने कर लिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पहले तो रीडिंग देनी होगी, क्योंकि आपके ये सारा का सारा खेल रिटेन करने का है। तो आपने रिटेन कर लिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बढ़िया जम के आप अप्रैल में करके आओगे सारी चीजें। और फिजिकल केमिस्ट्री में पीवाईक्यू मेथड लगा देना है। पीवाईक्यू मेथड क्या है आप देख सकते हो। तो इतनी सारी चीजें हो गई। अब टेस्ट की बात करते हैं। तो शुरुआत के 20 दिनों तक आपको कोई टेस्ट नहीं देना। आप पहले पीवाईक्यू मेथड को फॉलो करो 20 दिनों तक एकदम लगातार। सुबह उठना है, कुछ नहीं करना, फोन वोन साइड में रख देना है, कुछ देखना ही नहीं है, बस हमें पीवाईक्यू मेथड लगा करके फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस मेथड से लेके चलना है जो मैंने बताई है। तो जब 20 दिनों तक कुछ नहीं लगाओगे तो 20 दिनों में तुम्हारा होगा क्या, बताता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। 21 दिनों की बात कही थी मैंने, 20 दिन में मान के चल रहा हूं, तो 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। इसमें भी लगभग तुम्हारे 2-3 चैप्टर खत्म हुए पड़े रहेंगे 20 दिनों में। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी 2-3 चैप्टर खत्म हुए पड़े रहेंगे 20 दिनों में। यानी 10 दिनों में लगभग 8 से 9 चैप्टर पे तुम्हारी कमांड आ जाएगी। फिजिक्स में बात करते हैं। तो फिजिक्स में भैया अगर मान लेते हैं कि आप 3 दिन लेते हो एक चैप्टर को खत्म करने में पीवाईक्यू मेथड से, 3 दिन लेते हो, तो ये भी लगभग 7 चैप्टर तुम्हारे उठ जाएंगे। तो ठीक है, बढ़िया। मैथमेटिक्स में भी लगभग 7-8 चैप्टर निकल जाएंगे। तो टोटल आपकी जो तैयारी हो गई ना वो 25 चैप्टर की हो जाएगी। अब आप उस 25 चैप्टर के टेस्ट देके देखना, आपको फील पड़ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, या फिर आप अपने कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हो, उसमें फुल सिलेबस का ही टेस्ट हो, लेकिन आपको यह देखना है कि मैंने जो 25 चैप्टर पढ़े हैं
उससे मैं उस पेपर को कितना अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। अभी टॉपिक वाइज ये सब टेस्ट के चक्कर में मत पड़ना, और डरना तो बिल्कुल भी मत। तुम्हें अकेले में कोई जज नहीं कर रहा, तुम खुद को जज करोगे। तो उस 25 चैप्टर को जो मैंने पढ़ रखे हैं उसके अकॉर्डिंग फुल पेपर के टेस्ट में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, बस ये देखना है। तो फुल सिलेबस ही टेस्ट पेपर तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। फिर उस दिन से स्टार्ट करके हर 7वें दिन, क्योंकि अब आपके पास संडे को एक टेस्ट देने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि उसके पहले जो 20 दिन थे उस दिन तो आप संडे को केमिस्ट्री का 1 शॉट कर रहे थे, तो वो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी लेगी। लेकिन उसके बाद हर संडे को आपको टेस्ट देना है फुल सिलेबस वाला। तो 40 दिन हो गए। कब 40 दिन हो गए? 20 दिन निकाल देंगे तो 40 दिन बचते हैं ना, तो उसमें से 6 संडे आएंगे, 6 पेपर देके जाओगे संडे वाले। और जब एग्जाम तुम्हारे अगर फर्स्ट डे पे पड़ गए तो उसके 3 दिन पहले ये पढ़ाई रोक करके और फिर 2-2 पेपर 3 दिन में दे देना, तो 6 पेपर उस टाइम हो गए। या फिर आपने 60 दिन पूरी पढ़ाई कर ली और आपका एग्जाम मानो लास्ट शिफ्ट में आ गया, तो आप फर्स्ट शिफ्ट से जो आगे के 3-4 दिन मिलेंगे उसमें 2-2 पेपर दे दोगे, तो हो जाएगा तुम्हारा। ये बेस्ट तरीका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं तुम्हें चीजें समझाने में सफल रहा होऊंगा। मैं इस वीडियो में भी पीवाईक्यू मेथड की बात कर सकता था, लेकिन वो पूरा का पूरा समझाना एक हेक्टिक चीज होती है, तो वो मैंने अलग से एक वीडियो में समझा रखा है। उसमें आगे और पीछे मैंने 1 शॉट नहीं करने की सलाह दे रखी है और पूरा कन्विंस कर रखा है कि लास्ट के 30 दिनों में 30 चैप्टर वाला 1 शॉट नहीं करना चाहिए। तो उसको हटा करके सीधे पीवाईक्यू मेथड के टाइम स्टैम्प पे चले जाना। उसके कमेंट में मैंने पिन कर दिया है कि यहां से पीवाईक्यू मेथड शुरू होता है, तो वो देख लेना और उससे करना चालू करो आज से ही। 3 कॉपी नहीं लो, सुंदर से हेडिंग दो, लाइफ चेंजिंग कॉपीज होंगी तुम्हारी। वो शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम से उठाओ, पीवाईक्यू मेथड लगाना चालू करो। पीवाईक्यू की पीडीएफ किसी को नहीं मिल रही, मुझसे बोलो, मैं दूंगा। पीवाईक्यू की किताब नहीं हो रहे तो मेरे पास 1-2 किताब है, अगर मेरे पास पॉसिबल होगा तुम तक पहुंचाना, मैं पहुंचाऊंगा। कोई दिक्कत हो, हारना नहीं है, करना तुम्हें है। और मैं तुम्हें जीतता हुआ देखना चाहता हूं। डाउट में मत रहना, बहुत सारे डाउट आएंगे। हम जब कोई अच्छा काम स्टार्ट करने जाते हैं ना तभी डाउट आते हैं। हम अगर कल को कुछ गलत चीजें करने लगते हैं, कभी रील्स देखते हुए ये डाउट नहीं आता हमें कि नेक्स्ट रील कैसा होगा, हम ये वाली क्यों देखें, पढ़ते वक्त ही आता है। डाउट से बचना, करना स्टार्ट तो करो। एक दिया लेकर के अगर कोई बच्चा चलता है तो उसे नहीं पता मंजिल कितनी दूर है, क्योंकि दीपक की रोशनी में नहीं दिखता, लेकिन वो एक कदम तो दिख रहा है ना, वो आगे बढ़ाओ, वहां से अगला कदम दिखेगा। तुम्हें जो 60 चैप्टर की लिस्ट तुमने जो बनाई है, मान लो 10-10 चैप्टर की बनाई, 10-10 तो होंगे ना, 10-10 की 30 चैप्टर की लिस्ट बना ली। उस 10-10 को पूरे करके आओगे, भैया मैंने अब मुझे 30 आते थे, मैंने 30 कर लिया, इसके आगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको कैसे करूं मैं बताऊंगा, लेकिन वो 30 चैप्टर कर लो। 20 किसी के होंगे, अरे 10 होंगे ना, मान लो कि वो लिस्ट बनाए उसमें 10 ही आए तो 10 कर लेंगे हम। क्लियर हुई इतनी बातें? तो चलो, ये थी तुम्हारी स्ट्रेटेजी, आज से लग जाओ अपनी जान लगा के। अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। तुम्हारे घर में लोग देखें तो समझे कि पागल हो गया है ये, आज के पहले तो इतना नहीं पढ़ता था, आज से इसे हुआ क्या है। अंकल आंटी स्नेहित मिश्रा की नजर लग गई है।